नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये करते खबरों की शुरुआत इजरायल के इलात पोर्ट पर हमले का खतरा। जी आईडीएफ को जॉर्डन सीमा से घुसपैठ की आशंका। जॉर्डन से हमला कर सकते हैं रेसिस्टेंस के लड़ाके। इलात पोर्ट पर हेलीकॉप्टर फोर्स की तैनाती। बीते 24 घंटे में इजरायल पर हिजबुल्लाह ने सबसे बड़े रॉकेट हमले किए हैं। उत्तरी इजरायल के कई शहर इन हमलों से दहल उठे। इसके साथ ही इजरायली सेना ने लेबनान पर बड़े पलटवार किए हैं। आशंका है कि लेबनान पर बहुत जल्दी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसके संकेत वॉशिंगटन से मिले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा खत्म होते ही लेबनान में इजरायली फोर्सेस उतारने वाली है और इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हिजबुल्लाह की डिफेंस लाइन लितानी को ध्वस्त करना। इसके लिए अमेरिका विशेष बंदोबस्त कर रहा है। देखिए क्या है हिजबुल्लाह की डिफेंस लाइन और अमेरिकी इजरायल लितानी डिफेंस लाइन को कैसे ध्वस्त करने वाले। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट और मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। पहली बार हिजबुल्लाह इजरायल पर भारी पड़ता दिख रहा है और अब इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अरब में अब तक की सबसे बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। इजरायल सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड भी तैनात हो चुकी है। लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने इजरायली शहरों पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी है। इजरायल बॉर्डर से 11 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह ने लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर लिया है। इजरायली सेना लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के अंतिम चरण में है। अमेरिका से 2000 किलो के बम इजरायल पहुंचने वाले हैं। ये सब तैयारी इजरायल को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह ने बारूदी वर्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बीती रात उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने बीती रात ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए और इन हमलों से किरियत शिमोना बैतुल्ला इलाके में चीख पुकार मच गई। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा रॉकेट किरियत शिमोना इलाके में गिरे और इलाका धमाकों से दहल उठा। ये लेबनान सीमा से दागे गए रॉकेटों की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों की तीव्रता क्या थी। ये किरियत शिमोना पर हमले की दूसरी तस्वीर है। लेबनान इजरायल बॉर्डर के नजदीक से हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। इनमें से कुछ रॉकेट इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके गिरा दिए, लेकिन कुछ रॉकेट इजरायली जमीन पर गिरे और विनाश का बवंडर चलने लगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट किरियत शिमोना की एक फैक्ट्री पर गिरे और इस हमले से आग लग गई। बीती रात जैसे हमले इजरायल पर अब तक नहीं हुए थे और खास बात यह है कि इन हमलों को पूरी तरह रोकने में इजरायल के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहे हैं। इसके पीछे है हिजबुल्लाह की रणनीति।
हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर के पास लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर लिया है, जो लेबनान में बहने वाली लितानी नदी से इजराइल बॉर्डर तक बनाया गया है। और लेबनान में बहने वाली लितानी नदी इजराइल के मेतुला शहर से 11 किलोमीटर दूर है। ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। हिजबुल्लाह ने इस नदी को क्रॉस करके डिफेंस लाइन तैयार की है। दरअसल यूएनएससी ने 2006 में दूसरी लेबनान जंग का समझौता कराया था। इस समझौते में प्रस्ताव 1701 पास किया गया। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लितानी नदी लांघने की इजाजत नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौता तोड़कर लितानी नदी को लांघने के बाद लाइन ऑफ डिफेंस बनाई है। हिजबुल्लाह ने लितानी नदी से इजराइल सीमा तक सुरंगें तैयार कर ली हैं। सुरंगों में हिजबुल्लाह के रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। इन सुरंगों से हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। हमले करने के बाद लड़ाके सुरंगों में लौट जाते हैं और इजराइल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हिजबुल्लाह की इस सुरंग रणनीति की बदौलत ही इजराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी इसीलिए फेल हो रहे हैं। इजराइल का किरियत शमोना लेबनान बॉर्डर से 1700 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह की सुरंगें बॉर्डर से 100 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह 1800 मीटर दूर से रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट 25 सेकंड में किरियत शिमोना पहुंच जाते हैं। आयरन डोम को रॉकेट ट्रेस और इंटरसेप्ट करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं तो इजरायली वायुसेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान के उस कस्बे में पहुंची जहां इजराइल का बम गिरा। हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्लाह के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और अगर यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का, और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी है। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है, लेकिन इजराइल अटैक के बजाय डिफेंस मोड में है। इजराइल के इस रुख के पीछे वजह है हथियारों और जवानों की कमी। गाजा की जंग में इजराइल के सैन्य वाहनों और टैंक बड़े पैमाने पर नष्ट हुए। इजराइल को गाजा में रिजर्व फोर्स भी उतारनी पड़ी। इस वक्त इजराइल के पास हथियार और जवानों की कमी है, इसीलिए जुलाई के अंत में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन के दौरे से पहले ही हथियार ट्रांसफर के संकेत दे दिए हैं। बाइडेन ने कहा है कि ज़ायोनिस्ट होने के लिए आपको यहूदी होने की जरूरत नहीं है। इजराइल ही यहूदियों का सुरक्षित स्वर्ग है जो उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। बाइडेन का बयान का मतलब है कि इजराइल को हथियारों की बड़ी खेप देने के लिए अमेरिका तैयार है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका इजराइल को 2000 किलो के बम नहीं दे रहा था, लेकिन लेबनान जंग शुरू होते ही ये बम ट्रांसफर होने वाले हैं। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका के 2000 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम साइप्रस और जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इन्हें जल्द ही इजराइल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बंकर बस्टर बम मिलते ही इजराइल हिजबुल्लाह की सुरंगों पर हमले शुरू कर देगा। इसके साथ ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इजराइल लेबनान की जंग तय मानी जा रही है और इसीलिए सट्टा बाजार भी गर्म है। पॉली मार्केट सट्टा बाजार में इजराइल लेबनान की जंग पर लोग पैसे लगा रहे हैं।
इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, इसका भाव 56 सेंट है और इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा, इसका भाव 43 सेंट है। इजराइल लेबनान की जंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है और यह तय माना जा रहा है कि जुलाई के अंत में इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और खबर रूस यूक्रेन वॉर जोन से। रूस का एक और T-90M टैंक नष्ट हुआ है। युद्ध में अब तक 100 T-90 टैंक भस्म हुए हैं। T-90M रूस का सबसे शक्तिशाली टैंक। और जिस तरह से पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन का विनाश किया, उससे भी ज्यादा तबाही यूरोप के एक मुल्क में होने की आशंका जताई जा रही है। वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन है, जिसका दशकों पहले दुनिया के बड़े हिस्से पर शासन था, जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। मगर अब उसी ब्रिटेन का वजूद मिटाने के लिए पुतिन आमादा हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ब्रिटेन के 7 शहरों में एटमी भूचाल लाने के लिए रूसी डिफेंस ने मिसाइलों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। किसी भी वक्त रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों से ब्रिटेन का कोना कोना दहल सकता है। आखिर कैसे, देखिए। अब तक यूक्रेन पर एटमी अटैक की वार्निंग दी जा रही थी। अब तक क्रेमलिन से परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी। अब तक यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी की जा रही थी। मगर अब पुतिन के सबसे बड़े न्यूक्लियर अटैक का ब्लूप्रिंट सामने आया है। यूरोप में मौजूद एक मुल्क की तबाही से जुड़ा विनाशक प्लान रिवील हुआ है। और इसी के साथ ही पहली बार वॉर जोन में एटमी महाप्रलय से जुड़ा सबसे बड़ा अलर्ट सामने आया है। करीब 7 करोड़ की आबादी वाला मुल्क ब्रिटेन, जो न सिर्फ यूरोप में बसा है बल्कि दुनिया के ताकतवर सैन्य संगठन नेटो का भी अहम सदस्य है। और आज की तारीख में इसी ब्रिटेन पर एटमी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी सेना किसी भी वक्त ब्रिटेन पर एटमी अटैक कर सकती है। ब्रिटेन के 7 शहरों पर परमाणु हमले का प्लान तैयार हो चुका है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ब्रिटेन पर एटमी मिसाइलों से अटैक करेगी। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के बजाय पुतिन का फोकस ब्रिटेन पर शिफ्ट क्यों हुआ? अब तक यूक्रेन में एटमी विनाश बचाने की धमकी देने वाले रूस ने ब्रिटेन में न्यूक्लियर तबाही बचाने का ब्लूप्रिंट क्यों तैयार किया? तो आपको बता दें, पुतिन के करीबी सांसद येवगेनी पोपोव, जो कि पेशे से न्यूज प्रेजेंटर है, उन्होंने खुलेआम ब्रिटेन के 7 शहरों को दहलाने की धमकी दी है। आखिर वो शहर कौन कौन से हैं, कहां हैं, ये भी जान लीजिए। और द सन ने अपनी रिपोर्ट में रूसी सांसद येवगेनी पोपोव के हवाले से दावा किया है कि रूस की नॉर्दर्न फ्लीट एटमी मिसाइलों से ब्रिटेन के 7 शहरों पर हमला करेगी। आखिर वो 7 शहर कौन कौन से हैं,
ये भी जान लीजिए। रूसी मिसाइल के टारगेट पर सबसे पहले ब्रिटेन की राजधानी लंदन होगी, जो रूस से करीब 2600 किलोमीटर दूर है। लंदन की तरह रूस की न्यूक्लियर मिसाइल ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर पर प्रहार कर सकती है, जो रूस से करीब 2500 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। पुतिन ब्रिगेड का तीसरा टारगेट ब्रिटेन का बड़ा शहर मैनचेस्टर है, रूस से करीब 2455 किलोमीटर दूर। मैनचेस्टर में रूसी मिसाइलें परमाणु कोहराम मचा सकती हैं। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ब्रिटेन के डेवनपोर्ट नेवल बेस पर भी हमला कर सकती है, जो रूस से करीब 2827 किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहां पर सबमरीन से दागे जाने वाले अमेरिकी ट्राइडेंट मिसाइलों की खेप मौजूद है। ब्रिटिश नेवल बेस के अलावा लंदन के पास मौजूद चैथम डॉकयार्ड, जो कि रूस से करीब 2586 किलोमीटर दूर कैंट कस्बे में बसा है, उसे भी परमाणु मिसाइलों से तबाह किया जा सकता है। रूसी मिसाइलों के टारगेट पर इंग्लिश चैनल के पास मौजूद ब्रिटेन का पोर्ट्समाउथ शहर है, जो रूस से करीब 2700 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी एटमी तबाही मच सकती है। और रूस का सातवां टारगेट क्लाड, जो कि स्कॉटलैंड में मौजूद है, और रूस से क्लाइड की दूरी महज 2200 किलोमीटर। स्कॉटलैंड का यह शहर भी रूसी मिसाइलों के जलजले से राख हो सकता है। ये वही ब्रिटेन है जो बीते 2 साल से यूक्रेन की पुरजोर मदद कर रहा था। सैन्य पैकेज से लेकर विध्वंसक हथियारों की खेप कीव पहुंचा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस खुफिया तरीके से यूक्रेनी सेना को रूस के सैन्य ठिकानों और अहम इलाकों की जानकारी मुहैया करा रहा था। ताकि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड पुख्ता प्लानिंग के साथ रूसी सरजमी को दहला सके। मगर अब वही ब्रिटेन पुतिन के हत्थे चढ़ चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन के प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट येवगेनी पोपोव की माने तो ब्रिटेन के 7 शहरों को दहलाने के लिए रूसी ब्रिगेड परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी। और पुतिन ने ब्रिटेन विनाश का जिम्मा रूसी नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट को सौंपा है, जबकि रूस चाहे तो बाल्टिक सी के पूर्वी छोर पर मौजूद कैलिनिनग्राद से भी ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। लेकिन कैलिनिनग्राद से ब्रिटेन पर नहीं बल्कि यूरोप के बाकी देशों की राजधानियों पर हमला किया जाएगा। मतलब यह है कि ब्रिटेन विनाश के साथ साथ यूरोपीय देशों की बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक तरफ ब्रिटेन के 7 शहर राख होंगे, दूसरी तरफ यूक्रेन का साथ देने वाले तमाम नेटो देशों पर भी तबाही का खतरा मंडराने लगेगा। बस पुतिन के इसी विनाशक प्लान के चलते नेटो भी एक्शन में आ चुका है। नेटो के 80,000 जवान रूसी बॉर्डर पर तैनात होंगे। यूरोपीय देशों में जल्द लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती होगी। पेंटागन यूरोपीय देशों को मिसाइलों की खेप सप्लाई करेगा। टॉमाहॉक और SM-6 जैसी मिसाइलें पेंटागन यूरोप भेजेगा। जर्मनी में सबसे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात की जाएंगी। वहीं यूक्रेन को भी जल्द से जल्द हथियारों की खेप दी जाएगी। जिस यूरोप ने यूक्रेन को बचाने का प्रण लिया था, आज वही यूरोप पुतिन के एटमी प्रकोप से सहमा हुआ है। और जिस तरह पुतिन ने पहले यूरोप के बड़े शहरों की राजधानी और फिर ब्रिटेन के 7 शहरों में एटमी तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उससे यह साफ हो चुका है कि साल 2024 में नेटो वर्सेस रूस में आर पार की जंग छिड़नी तय है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर महाजंग होनी तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूसी सैन्य काफिले पर ड्रोन से हमला, रूस के सैन्य ट्रक में जोरदार धमाका। FPV ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को कई देश F-16 देने वाले हैं। कई देशों में यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हीं F-16 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन रूस को युद्ध में परास्त करने का सपना देख रहा है। लेकिन अब यूक्रेन को F-16 प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन ने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए बहुत ही खतरनाक लेकिन सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुतिन और उनकी सेना ने विनाश का नया रूट खोल दिया है। यह रूट यूक्रेन के F-16 प्रोजेक्ट की तबाही का है। अब तक रूस यूक्रेन के उन एयरबेस, एयरफील्ड, एयर स्ट्रिप को तबाह कर रहा था जिनका इस्तेमाल यूक्रेन F-16 के लिए करने वाला था। रूस ने उन ट्रेनिंग ग्राउंड को भी टारगेट किया जिसमें यूक्रेन के पायलट F-16 की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन अब पुतिन के आदेश पर रूस के एजेंट्स नेटो के इस पूरे प्रोजेक्ट को ही तहस नहस करने में जुट गए हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत रूस F-16 के ट्रेंड हो चुके पायलट और ट्रेनर के खात्मे का सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर चुका है। विमान क्रैश के इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। ये पोलैंड के ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पोलैंड में यूक्रेन के पायलट F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, तभी विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई। इसके बाद वो कुछ इस तरह से क्रैश हो गया। पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों को शक है कि इस विमान को रूसी हैकर्स ने तबाह करवाया। हालांकि इस दावे का सच क्या है, ये अब तक सामने नहीं आ सका है। रूसी एजेंट पर शक इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि 24 जून को कीव में अमेरिका के सीनियर मिलिट्री एडवाइजर की रहस्यमयी मौत हो गई थी। इस सैन्य अफसर का नाम है रिचर्ड किरलिन। 57 साल के किरलिन यूक्रेन को मिलने जा रहे F-16 से जुड़े सारे फैसले लेते थे। असल में इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर और सेंटर पॉइंट रिचर्ड किरलिन ही थे। शक है कि यह कोई सामान्य या स्वाभाविक मौत नहीं है, बल्कि इसके पीछे रूसी एजेंट है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने F-16 के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन छेड़ दिया है। रूसी अभियान के बाद F-16 प्रोजेक्ट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी टेंशन में है। अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को जितने F-16 मिलने जा रहे हैं वो रूस को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़ेलेंस्की के इस बयान का मतलब यह हुआ कि वो नेटो देशों से और F-16 फाइटर जेट चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रूस के टारगेट पर F-16 लड़ाकू विमान ही है। रूसी सेना के हमले में कई विमान बर्बाद हो सकते हैं। यही वजह है कि वो F-16 की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इधर इजराइल के स्देरोत पर रॉकेट हमला। जी हां, हमास ने सीक्रेट ठिकानों से दाखिल रॉकेट, आयरन डोम डिफेंस से सभी रॉकेट नष्ट। चुनावी रैली में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। तो इसी बीच यूक्रेन से यह खबर सामने आ रही है कि ट्रंप को गोली लगने की खबर सामने आने के बाद यूक्रेन में जश्न मनाया गया। यूक्रेनी सेना के जवानों ने ट्रंप के घायल होने पर खुशी जाहिर की। आखिर क्यों, देखिए सब। चंद रोज पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हुआ। पेंसिल्वेनिया की रैली में मंच पर भाषण दे रहे ट्रंप पर गोलियां दागी गईं। ट्रंप पर हुए हमले से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन ट्रंप गोलीकांड को लेकर यूक्रेन से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप को गोली लगने के बाद यूक्रेनी सेना के जवानों ने जश्न मनाया। ये खबर चौंकाने वाली है। आखिर जो अमेरिका जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है, उसी के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला होने से यूक्रेनी सेना खुश क्यों हुई? क्यों यूक्रेनी सेना के जवानों ने जश्न मनाया? तो इसकी वजह है ट्रंप का यूक्रेन को लेकर रुख। ट्रंप का यह बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद हो सकती है, जबकि बाइडेन का पूरा समर्थन यूक्रेन के साथ है। लेकिन ट्रंप इसी मुद्दे को ढाल बनाकर बाइडेन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ट्रंप के लगातार बयानों से न सिर्फ बाइडेन बल्कि ज़ेलेंस्की की भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की को अमेरिका से हथियार मिलने बंद हुए तो फिर रूस जैसे महाबली के आगे यूक्रेन का टिकना नामुमकिन होगा। मतलब साफ है कि अगर ट्रंप की जीत हुई तो फिर यूक्रेन का हुक्का पानी, उसे हथियारों की सप्लाई ठप हो सकती है। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि ट्रंप नेटो देशों के पर कतरने का ऐलान कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप को लेकर यूक्रेन में डर का माहौल है। लिहाजा ट्रंप गोलीकांड के बाद यूक्रेनी सैनिकों के जश्न की खबरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा का युद्ध हमास और इजराइल के बीच है, लेकिन इसमें एक सीधी पार्टी है, फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फतेह मूवमेंट। गाजा से फिलिस्तीन अथॉरिटी का अंत करने के लिए ही इजराइल ने हमास को खड़ा किया था। इसके बाद दोनों गुटों में मतभेद गहरे होते गए, लेकिन अब सवाल यही है कि इजराइल के सीज फायर के बाद गाजा किसके नियंत्रण में होगा, हमास या फिर फिलिस्तीन अथॉरिटी? अब इन दोनों संगठनों के बीच चीन सुलह के लिए उतर चुका है। देखिए क्यों चीन ऐसा कर रहा है और क्या है चीन का खासा उद्देश्य। गाजा की जंग का समाधान अभी तक नहीं निकला। गाजा पर बमबारी जारी है और युद्ध विराम का आसार दूर दूर तक नहीं है। अभी जब इजराइल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव तक फाइनल नहीं हुआ है, जब यह भी तय नहीं है कि सीज फायर के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, उससे पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गाजा पर फोकस शिफ्ट हो चुका है। ईरान मीडिया की यह रिपोर्ट दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके मायने गहरे हैं। दरअसल चीन की पहल पर हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी की मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है। मीटिंग चीन के विदेश मंत्रालय ने फिक्स कराई है, जबकि हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच पुराने मतभेद हैं। साल 2000 की शुरुआत से ही फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास के बीच विवाद शुरू हो गया था। इजराइल गाजा से फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फतेह के शासन का अंत चाहता था और हमास को गाजा में बढ़ावा दे रहा था। नवंबर 2004 में फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति यासर अराफात की मौत हो गई। साल 2005 से हमास और फतेह के बीच गाजा शासन को लेकर विवाद शुरू हो गया। 25 जनवरी 2006 को गाजा चुनाव में हमास की जीत हुई। इसके बाद हमास और फतेह के बीच जंग शुरू हो गई। 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया।
फिलिस्तीन अथॉरिटी का शासन वेस्ट बैंक तक सीमित रह गया। गाजा की जंग शुरू होने के बाद भी फतह और हमास के बीच ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। अब चीन इस विवाद को सुलझाने के लिए सामने आया है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि गाजा का युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन चीन भविष्य की योजना बनाने लगा है। चीन चाहता है कि युद्ध विराम के बाद हमास फतह के बीच मतभेद ना हो, गाजा नियंत्रण के मुद्दे पर दोनों के बीच तकरार ना हो। इसकी एक वजह है हमास का कमांडर मोहम्मद दाइफ। मोहम्मद दाइफ की पत्नी चीन मूल की है और चीन की एजेंट है। इस सुलह में मोहम्मद दाइफ की पत्नी की सक्रिय भूमिका है। चीन चाहता है कि जंग रुकने के बाद गाजा का नियंत्रण हमास और फतह दोनों के हाथ में रहे। इसके पीछे वजह है कि चीन भूमध्य सागर से जुड़े गाजा पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण चाहता है। अगर गाजा में हमास फतह की साझा सरकार बनी तो चीन अपना प्रभाव बढ़ाएगा। गाजा पुनर्निर्माण के नाम पर चीन गाजा में बड़ा निवेश करेगा। इसके साथ ही अमेरिका के अहम सहयोगी इजराइल के नजदीक सैन्य बेस बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही गाजा मरीन तेल और गैस भंडार पर भी चीन कब्जा जमाने की योजना बना चुका है। इसीलिए धरती के सबसे बड़े भूमाफिया जिनपिंग की नजर गाजा पर है और वो हमास फतह के बीच सुलह कराने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर पावर बनने के हट में शी जिनपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया है। अमेरिका की तरह दुनिया के 7 द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस बनाने और दुनिया के गरीब देशों को कर्ज के मकड़ जाल में फंसाने की कोशिश में चीन कंगाल होने की कगार तक पहुंच गया है। शी की विस्तारवादी पॉलिसी बेहिसाब खर्चा करवा रही है और इसके बाद भी ड्रैगन को ग्लोबल दुश्मनी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। देखिए, सुपर पावर बनने की इसी जिद पर अड़े शी जिनपिंग ने चीन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने की जिनपिंग की जिद ने ड्रैगन के देश को कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की जिद में शी जिनपिंग दूसरे देशों के जहाज डुबोने पर उतारू हो गए हैं। बड़ी खबर है, रूस के सर्विलांस स्टेशन पर ड्रोन हमला। एफपीवी ड्रोन हमले में रूसी स्टेशन दबा। थर्मल इमेजर से लैस था सर्विलांस स्टेशन। Буквально минут 10 назад. Слава Богу, без происшествий. Все живы, здоровы. Да, пострадавших нету, слава Богу. क्रीमिया इस वक्त यूक्रेन युद्ध का सेंटर बन गया है। क्रीमिया में तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब गया है। यह ट्रिगर तब दबा जब यूक्रेन ने यहां बहुत बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक विध्वंसक हमला किया। हमले में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन ने अचानक क्रीमिया में हमला क्यों शुरू कर दिया? इसके पीछे ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स का प्लान क्या है? क्या क्रीमिया में यूक्रेन का यह विस्फोट तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने जा रहा है? पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवा धमाका। रूस के गर्व का प्रतीक क्रीमिया में इसी तरह 1 दर्जन ब्लास्ट हुए। यूक्रेन ने शहर से लेकर समंदर तक विस्फोट किए और इसी के साथ रूसी सेना दहल गई।
क्रीमिया की लड़ाई अचानक बहुत विध्वंसक हो गई है। क्रीमिया में यूक्रेनी सेना के हमले अचानक बढ़ गए हैं। आधी रात को यूक्रेनी फोर्स का ड्रोन एक्शन शुरू हुआ तो क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया। ये हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया में रूसी सेना को फिर से बड़ा जख्म देने में कामयाब हो गई। यूक्रेन ने इस बार क्रीमिया में रूस के रडार स्टेशन, रूस के नेवल हेडक्वार्टर और हथियार डिपो पर ब्लास्ट किया। यूक्रेनी ड्रोन ने इन तीनों टारगेट को हिट किया। इसके बाद क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इस बार भी यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की के जंगबाजों ने अचानक क्रीमिया को दहलाना क्यों शुरू कर दिया है। इसके पीछे यूक्रेन के रक्षा मंत्री और क्रीमिया स्पेशलिस्ट रुस्तम की रणनीति क्या है? दरअसल इस हमले के जरिए युद्ध भूमि में लगातार बड़ी बढ़त बना रही रूसी फौज को रोकने की कोशिश है। रूसी सेना यूक्रेन में विध्वंसक हमला करते हुए कीव की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। क्रीमिया पर हमला कर यूक्रेन रूसी सेना को क्रीमिया में ही उलझाना चाहती है। फिलहाल यूक्रेनी फोर्स की ये कोशिश कामयाब होती भी दिख रही है। रूसी नौसेना अपनी ब्लैक सी फ्लीट को बचाने में जुट गई है। रूस ने सेवेस्तोपोल के पास मौजूद अपनी ब्लैक सी फ्लीट को अब्खाजिया के पास शिफ्ट कर दिया है। अब रूस की पूरी ब्लैक सी फ्लीट यहीं पर स्टेशन है। और यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया फ्रंट खोलकर रूसी सेना को इसी मोर्चे पर फंसाना चाहती है। यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट कर रहा है, लिहाजा अब रूसी नौसेना ने ब्लैक सी फ्लीट की लोकेशन ही बदल दी है। रूस ने ब्लैक सी के अपने पूरे बेड़े को अब्खाजिया के पास स्टेशन कर दिया, वहां लेकर गए हैं और रूस ने खतरे को देखते हुए कई वॉरशिप को पहले ही अब्खाजिया भेज दिया था। लेकिन अब रूसी नेवी ने अपने आखिरी पेट्रोल बैट को भी शिफ्ट कर अब्खाजिया शिफ्ट कर दिया है। रूसी नौसेना ने यह कदम यूक्रेनी हमलों में ब्लैक सी बेड़े को बचाने के लिए किया। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट को सिर्फ शिफ्ट ही नहीं किया बल्कि सभी युद्धपोतों में लंबी दूरी की मिसाइलें भी लगा दी हैं। माना जा रहा है कि रूसी नौसेना अब अब्खाजिया फ्रंट से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने जा रही है। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। क्रीमिया में रूस को उलझाने के लिए नेटो देश यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेज रहे हैं। स्पेन यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक और एंटी टैंक मिसाइल देने जा रहा है।
जर्मनी ने सीक्रेट तरीके से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और सैन्य वाहन यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। इसी के साथ ही यूक्रेन तेजी से हॉवित्जर और ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। रिपोर्ट तो यह भी है कि नेटो की तरफ से यूक्रेन को ऐसी मिसाइल मिल गई है जो रूस के लिए नई है, जिसे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले सफल होते जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के लिए नए हथियारों से हमले शुरू किए, तो रूस ने भी युद्ध में नए और खतरनाक हमलावर उतार दिए। यह है रूसी सेना का नया ड्रोन, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर हमले करता है। रूसी सेना अब इसी ड्रोन से यूक्रेनी फोर्स को टारगेट कर रही है। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना को नया नेवल ड्रोन भी मिल गया है, जो समुद्री टारगेट के पास तेजी से जाकर इस तरह से धावा बोलता है। इतना ही नहीं, रूसी एयरफोर्स को अपग्रेडेड MiG-31 फाइटर जेट मिल गए हैं। रूसी सेना हर हाल में कीव पर कब्जा करने के लिए हमले कर रही है, तो यूक्रेनी फोर्स उसे पूरी ताकत से रोकने में जुटी है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खार्किव में यूक्रेन का पलटवार, रूस के 3 सैनिकों ने सरेंडर किया। रूसी सेना के मोर्चे पर यूक्रेन का प्रहार। और पुतिन के पास सेना की कमी नहीं, लेकिन रूस के शहरों में लगातार प्रहार ने पुतिन को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब रूसी शहरों की सुरक्षा में सेना की भारी तैनाती की गई है। इसके लिए यूक्रेन से कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। यूक्रेन में हुई इस कमी को पूरा करने के लिए रूस बशकीर फौज को यूक्रेन में भेज रहा है। घोड़े से चलने वाली यह फौज बेहद खतरनाक मानी जाती है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी अपनी सबसे शक्तिशाली अज़ोव बटालियन को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। नई तैनाती से जंग और भीषण होने की उम्मीद है। एक घोड़े पर सवार होकर हमला करने वाली फौज, तो दूसरी बाघ की तरह घात लगाकर हमला करने वाली आधुनिक सेना। रूस यूक्रेन के हालिया फैसलों से जंग के मैदान में एक अनोखा मुकाबला देखने को मिल सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर बशकीर लड़ाकों को भेजा है, तो वहीं यूक्रेन ने अज़ोव बटालियन को मोर्चा संभालने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। रूस की बशकीरी आर्मी और यूक्रेन की अज़ोव बटालियन दोनों बेहद घातक हैं। अज़ोव लड़ाके अब तक जहां जहां गए हैं, रूस के लिए मुश्किलें बढ़ी। बाखमुत और मारियोपोल जैसी जंग अज़ोव बटालियन की वजह से ही बेहद लंबे वक्त तक चली थी। लेकिन रूस ने जिन सैनिकों को अब अज़ोव बटालियन के सामने भेजा है, वो आज के जमाने की सेना से बिल्कुल अलग नजर आती है।
राष्ट्रपति पुतिन ने फैसला लिया है, रूस के घुड़सवार योद्धा यूक्रेन में जंग लड़ेंगे। यूक्रेन में सैनिकों की कमी को बशकीरी दूर करेंगे। यूक्रेन से रूस के बॉर्डर इलाके में सैनिकों की शिफ्टिंग हुई है। रूसी शहरों में लगातार हमले के बाद बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूक्रेन से सैनिकों को वापस बुलाकर रूसी शहरों में तैनात किया गया है। बेलगोरोद में एक संयंत्र में अचानक एक ट्रेन पटरी से उलट गई। बेलगोरोद में एक एफएसबी अधिकारी की कार पर सटीक ड्रोन हमला हुआ। रूस के वोरोनीज में एक गोदाम में अचानक आग लग गई। रूस के अलग अलग शहरों में 15 ड्रोन से हमले किए गए। लगातार ऐसे हमलों की वजह से ही यूक्रेन से काफी सैनिकों को लौटकर रूसी शहरों में आना पड़ा है और इसके बाद बशकीरियों को यूक्रेन भेजा गया है। ये रूस की एक खास तरह की सेना है जो घोड़े पर सवार रहती है। यह रूस की बशकोर्तोस्तान में रहने वाली आबादी है। इस क्षेत्र को बशकीरिया भी कहा जाता है। यह क्षेत्र वोल्गा नदी और यूराल माउंटेन रेंज के बीच है। बशकीर इतिहास में खाना बदोश समुदाय रहा है। इन घुड़सवारों ने इतिहास में कई जंगें लड़ी हैं। बशकीर तुर्किक मूल का जनजातीय समुदाय है। बशकीर बेहतर चारागाहों की तलाश में एशिया से यूरोप तक घूमते थे। इस तैनाती के बीच रूस में हमले की रफ्तार बेहद तेज है। विध्वंस की हर नई तस्वीर के साथ यूक्रेन के नाम एक कामयाबी दर्ज हो रही है और रूस के नुकसान का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये रूस पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का हमला है। सेना की वही टुकड़ी जो जहां भी गई रूस को गहरे जख्म दिए। अजोव बटालियन ने मोर्चा संभाल लिया है तो वहीं रूस में भी बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली गई है। रूस में 1.5 लाख नए सैनिकों की भर्ती हुई है। अप्रैल 2024 में रूस ने भर्ती अभियान शुरू किया था। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें युद्ध में भेजा जाएगा। यूक्रेनी ड्रोन के हमलों का बदला जारी है। डोनेट्स्क के क्रास्नी लीमन में फैब से हमला हुआ। रूस की वायुसेना ने यहां एक यूक्रेनी ठिकाने को भस्म कर दिया। रूस की जमीन पर होने वाले हर एक धमाके के साथ यूक्रेन में रूसी फौज 50-50 धमाके कर रही है। एयर डिफेंस खत्म हो जाने के बाद यूक्रेन में रूसी मिसाइलों की बरसात जारी है। ड्रोन के रेकी के बाद इस घर पर KH-39 मिसाइल से सटीक प्रहार हुआ। यहां यूक्रेन के सैनिकों ने ठिकाना बनाया था। रूस जल्द से जल्द यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को खत्म करने के मिशन पर है, इसलिए सैन्य अड्डों का पता लगाकर मिसाइल से प्रहार किया जा रहा है।